Morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology. Today is my lecture on ozone depletion. ओजोन परत में छेद, ये 5 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है। उसके साथ ही ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई ये ओजोन का जो डिप्लीटेशन है वो किस प्रकार से होता है, क्या कारण होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ओजोन क्या है या इसमें छेद क्या है। कंसेप्ट पे आगे चलने से पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका हम तैयार कर लेते हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतों को एक सीमा में बांटा गया है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो अर्थ से उसकी डिस्टेंस 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है। इस परत के मध्य में 15 से 35 किलोमीटर इस रेंज के अंदर ओजोन पाई जाती है। ओजोन एक 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का समूह है या यौगिक है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन मूलक जुड़ने से ओजोन का निर्माण होता है। अब इस वायुमंडल में इस जगह और भी गैसें पाई जाती है, लेकिन तुलनात्मक ओजोन के और गैसें कम पाई जाती है, इसलिए इस लेयर को ओजोन परत भी कहते हैं। ये जो अपन बात करें ना ओजोन लेयर की, तो पर्टिकुलर ऐसी कोई लेयर नहीं है, केवल ओजोन की उपलब्धता के आधार पर या इसकी मात्रा के आधार पर इस परत का नाम ही ओजोन परत रखा गया है। अब ओजोन का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, देखिए सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, हमारे सनलाइट के माध्यम से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के साथ संयोग करके इसका फोटो डिसेक्शन कर देती है, इसको तोड़ देती है। फलस्वरूप ये मूलक बन जाते हैं ऑक्सीजन के, और यही मूलक आपस में जुड़कर फिर ओजोन का निर्माण करते हैं O3 का। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के अणु के ऊपर जब पराबैंगनी किरणें अपनी अभिक्रियाएं दर्शाती है, उनका जो फोटो डिसेक्शन होता है, फलस्वरूप ये ओजोन का निर्माण करती है। अब ओजोन के अंदर भी देखिए ओजोन परत की जो उपादेयता है कि ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, इनके अंदर 3 कैटेगरी होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इनके अंदर यूवी ए है, ये कम घातक होती है, यूवी बी मध्यम प्रकार की घातक होती है, और जो यूवी सी होती है ये अत्यंत घातक होती है, अत्यंत घातक। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाएं बिना ओजोन परत के रोके, तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जात को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यूवी बी रेंज की जो किरणें हैं ये हमारे शरीर में सनबर्न का कंसेप्ट प्रदान करती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से सारे शरीर पर लाल लाल चिकते हो जाएंगे, जलन ईचिंग हो जाएगी। ये सनबर्न जो होता है वो कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है। जबकि यूवी सी रेज जो है, जो कि अत्यंत घातक, मैं आपको बता रहा हूँ, इन किरणों की अत्यधिक मात्रा आपके शरीर में स्किन कैंसर को जन्म देगी, और ये उत्परिवर्तन करने में भी सक्षम है। ये चाहें तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो आपके शरीर में म्यूटेशन को जन्म दे सकती है। मोस्टली तो स्किन कैंसर है ही, इनके अंदर कार्सिनोजन टाइप के कंटेंट पाए जाते हैं। फलस्वरूप ये जो यूवी रेज है, यदि ओजोन लेयर वहाँ पे नहीं होगी तो आपको सीधे सीधे इन रेज का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक तो सनबर्न का है और दूसरा स्किन कैंसर वगैरह, और नेक्स्ट म्यूटेशन का जो कंसेप्ट है वो है। अब ओजोन परत का जो छेद हो रहा है या इसका जो विलगन है ओजोन का, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किन कारणों से ये हो पा रहा है, तो उसके लिए देखिए वे कण या वे पदार्थ या वे यौगिक जो ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहलाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, वे कण या यौगिक या तत्व या रसायन जो कि ओजोन लेयर को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं, इनको ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहते हैं। कुल मिला के जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, परमाणुविक क्लोरीन, परमाणुविक ब्रोमीन, ये सभी मिलकर ऊपर ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं। जिसमें देखिए आप क्लोरीन प्लस फ्लोरीन ये बनाएंगे फ्रीऑन, फिर देखिए ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन ये बनाएंगे हेलोन्स,
आपने नाम सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। अब ये करते क्या है हेलोन्स, जैसे आप लोग दैनिक जीवन में जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, AC, फ्रिज, इसके अलावा कोई भी बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट वगैरह, जो भी रसायन जो कंप्रेस्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई पेंट कर रहे हैं दीवारों पे या गाड़ियों पर, वार्निश वगैरह, तो इनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक गैस उत्पन्न होती है। ये गैस ऊपर जाकर ओजोन की लेयर को क्षति पहुंचाती है। ऊपर जाने के बाद में ये मुक्त मूलक के रूप में निकल जाती है। क्लोरीन अलग निकल जाता है, ब्रोमीन अलग निकल जाता है। ये ब्रोमीन मूलक जो है, ये सारे मूलक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं और ये जाकर सीधे सीधे ओजोन के साथ क्रियाविधि करते हैं। फलस्वरूप O3 को ये ऑक्सीजन के अंदर विरल कर देते हैं। O3 जस्ट कन्वर्ट इनटू O+O2, फिर वापस क्रियाविधि करेंगे तो ऑक्सीजन मूलक, अर्थात जो ऑक्सीजन की बंधता थी उस बंधता को ये तोड़ने का कार्य करते हैं और इनके तोड़ने के फलस्वरूप ओजोन का जो वहां से लेयर है वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन शरत। इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसकी इकाई भी है। ओजोन को यदि हम नापें कि यहाँ साहब इसका वॉल्यूम कितना है, क्या है, तो डॉप्सन इकाई के माध्यम से इसको नाप सकते हैं और 220 DU से कम होने पर इसे हम छिद्र कहते हैं कि साहब ओजोन के अंदर एक छिद्र हो रहा है। अब सबसे पहले ये परिघटना पता ही कब चली कि ओजोन के अंदर कोई छेद टाइप का कंसेप्ट है। एक तो मैं ओजोन छिद्र को यहाँ पर संक्षिप्त करना चाहूँगा। ओजोन के अंदर कोई छिद्र नहीं होता, बस उसकी विरलता होती है। जितनी मात्रा ओजोन की होनी चाहिए उतनी मात्रा न होकर वो परत है जो पतली हो जाती है, इस पतली परत को ही ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की लेयर थी उसकी लेयर को थिन लेयर के रूप में देखा गया, जबकि ये माना जाता है कि अंटार्कटिका पर जो ओजोन होती है वो विरल रूप में होती है, सघन मात्रा में होती है। लेकिन 1985 के अंदर वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत पतली है तुलनात्मक अन्य जगहों से, तो इसको ओजोन छिद्र का नाम दिया गया। और ये तभी से लोगों के फोकस में आया कि धीरे धीरे ओजोन की लेयर जो है वो पतली होती जा रही है या छिद्रनुमा संरचना बनती जा रही है। यदि ये बन जाएगी तो जो UV रेज, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं जिन्हें ओजोन वायुमंडल के अंदर ही रोक रही थी, अब वो सीधी सीधी पृथ्वी पर आ जाएगी। यदि ओजोन क्षय हो जाता है या विरलन हो जाता है तो इसके क्या परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे, उसके अंदर देखिए। सबसे पहले त्वचा के कैंसर के संदर्भ में मैं भी आपको बात कर चुका हूं कि ये पेवर उत्परिवर्तन का काम है। म्यूटेशन आपके शरीर में आएगा, म्यूटेशन के फलस्वरूप जो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो डगमगाएगा, फलस्वरूप नई नई बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फीयर्स में ओजोन बढ़ना। जब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन घटती है तो पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में नीचे तक आएगी और ये जब नीचे आ जाएंगी तो हमारे वातावरण में उपलब्ध ऑक्सीजन को ये तोड़कर ओजोन का निर्माण करेगी। चूंकि ऑक्सीजन हमारे लिए एक प्राणवायु गैस है, तो जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप बिना ऑक्सीजन के ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये भी एक इसका हार्मफुल इफेक्ट है। पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है तो साइनोबैक्टीरिया जो है, जो चावल की खेती वगैरह में काम आते हैं, ये सारे जीवाणु मर जाएंगे। फलस्वरूप हमको वनस्पति के रूप में हानि प्राप्त होगी। एक प्लैंकटन का भी कंसेप्ट है। प्लैंकटन UV रेज को सहन नहीं कर पाएंगे और वो भी मर जाएंगे। चूंकि खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी प्लैंकटन होते हैं, तो यदि इनका नुकसान होता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाती है। इसको बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल आया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। 1987 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके अंतर्गत लगभग 191 देश ने एक साथ मिलकर एक संधि पर साइन किया कि हम ओजोन क्षयकारी पदार्थों के या तो उत्पादन में कमी कर देंगे या फिर उनको प्रतिबंधित कर देंगे। फलस्वरूप जो ओजोन की परत है वो ओजोन की परत में कम से कम नुकसान हो। अब इस नुकसान की श्रृंखला के अंतर्गत यदि हमने ओजोन क्षयकारी पदार्थों को रोक दिया, जो भी कंसेप्ट हम कर रहे हैं वर्तमान संदर्भ में, CFC का जो उत्पादन है, हेलोन्स का जो उत्पादन है, इनको यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कंट्रोल करने के फलस्वरूप जो ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है वो छेद रुक जाएगा, फलस्वरूप हमारा वातावरण सुरक्षित हो जाएगा। आज के मेरे अध्याय में आपने देखा कि
किस प्रकार से ओजोन के अंदर छेद हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, इससे हमें क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, कैसे हम इनको रोक सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।